जैसा कि आप जानते हो कि विलयनों से संबंध रखने वाले 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी अणुसंख्य गुणधर्म। नंबर 1 परासरण दाब, नंबर 2 वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन, नंबर 3 क्वथनांक उन्नयन और 4 हिमांक अपनमन। परासरण दाब और वाष्प दाब के आपेक्षिक अपनमन को आप स्टडी कर चुके हो। आज हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वथनांक उन्नयन को स्टडी करेंगे। इसे स्टडी करने से पूर्व एक बार दोबारा से क्वथनांक को हम समझ लेते हैं। क्वथनांक किसी द्रव के लिए वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वाह्य दाब के बराबर हो जाता है। जैसे पूर्व में आपको बताया था कि वाष्प दाब का मान ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब के मान में वृद्धि होती है और बढ़ते बढ़ते जब वाष्प दाब आरोपित वाह्य दाब के बराबर हो जाता है तो वह ताप जिस पर वाष्प दाब वाह्य दाब के बराबर होता है क्वथनांक कहलाता है। लेकिन ये भी आपको अब ज्ञात है कि जब हम विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलते हैं तो बने हुए विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। जब वाष्प दाब में कमी हो जाती है तो वाह्य दाब तक वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए पूर्व की तुलना में ज़्यादा टेम्परेचर ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। ये निष्कर्ष निकलता है इससे कि अवाष्पशील विलय को रखने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है और ये जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है विलायक के सापेक्ष वही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। जैसे आप जानते हो कि जैसे जैसे हम विलय की मात्रा बढ़ाते हैं वाष्प दाब के मान में कमी होती जाती है और वाष्प दाब के मान में कमी होती है तो स्वाभाविक है उसके क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है, अर्थात विलय की मात्रा बढ़ाने पर अर्थात सांद्रता बढ़ाने पर क्वथनांक उन्नयन के मान में वृद्धि होती है। यदि हम एक वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित करना चाहें तो एक वाष्प दाब और ताप के बीच एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ के लिए हम 3 घटक ले लेते हैं, एक शुद्ध विलायक और 2 भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन। इन विलयनों को हम अपनी सुविधा के लिए विलयन नंबर 1, विलयन नंबर 2 अगर हम कहें और हम ये मान लें कि विलयन 2 की सांद्रता विलयन 1 की सांद्रता से ज़्यादा है तो वाष्प दाब टेम्परेचर कर्व इस प्रकार प्राप्त होते हैं। ये कर्व आप देखिए सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती है वाष्प दाब के मान में वृद्धि होती है और जिस ताप पर वाष्प दाब का मान वाह्य दाब के बराबर हो जाता है वही ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। सामान्यतया हम वाह्य दाब के रूप में वायुमंडलीय दाब अर्थात 1 एटमॉस्फेयर को ही यूज करते हैं। विशेष परिस्थितियों में जैसी हमारी आवश्यकता होती है उस प्रकार से हम वाह्य दाब को प्रयुक्त करते हैं। इसमें सबसे ऊपर देखिए सॉल्वेंट के लिए ताप वाष्प दाब वक्र है। तीनों ही वक्रों की प्रकृति लगभग समान है। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब के मान में वृद्धि हो रही है। जो बिंदु ए है
उस बिंदु ए के सापेक्ष वाष्प दाब हम मान रहे हैं कि वह दाब के बराबर हो जाता है। तो इस बिंदु ए के सापेक्ष वाष्प दाब P0 और उसके सापेक्षिक ताप हम Tv मान करके चल रहे हैं। तो ये Tv शुद्ध विलायक का क्वथनांक होगा। लेकिन जब हम विलयन 1 को देखते हैं तो इस Tv ताप पर वाष्प दाब बिंदु V के अनुरूप होता है जहाँ P1 है, लेकिन ये P1 वाष्प दाब वाह्य दाब के बराबर नहीं होगा। हमें वाह्य दाब के बराबर वाष्प दाब बढ़ाने के लिए ताप में और वृद्धि करनी पड़ती है। हम यह मान रहे हैं कि T1 ताप तक वृद्धि करने पर बिंदु D के अनुरूप वाष्प दाब इस विलयन नंबर 1 का भी P0 हो जाता है जो वाह्य दाब के बराबर है। अतः बिंदु D के सापेक्ष जो टेम्परेचर T1 हमने माना है वह उस विलयन नंबर 1 का क्वथनांक होगा। इसी प्रकार विलयन नंबर 2 में बिंदु E पर वाष्प दाब वाह्य दाब के बराबर होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 उसके क्वथनांक के बराबर होगा। अतः विलयन 1 का क्वथनांक Tb, शुद्ध विलायक का क्वथनांक Tb, विलयन 1 का क्वथनांक T1 और विलयन 2 का क्वथनांक T2 हो गया। यदि हम इस वक्र को अब ध्यान से देखें तो ACE की जो CE रेखा है इस त्रिभुज खंड में लगभग हम सीधी रेखा मान लें इसे, तो ये एक त्रिभुज होगा। इसी प्रकार से ABD ये भी एक त्रिभुज होगा और दोनों त्रिभुजों की प्रकृति देखें हम तो ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार के हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज के लिए आपको मालूम है कि भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। जब भुजाओं के अनुपात हम बराबर लेते हैं तो यानी AC अपॉन AB AE अपॉन AD होगा, जिसे हम आगे मैथमेटिकली सॉल्व करें। AE अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। अब AE डिस्टेंस को देखिए आप कि AE डिस्टेंस क्या है, T2 माइनस TB, यानी विलयन नंबर 2 का क्वथनांक बनना है। और AD क्या है, T1 माइनस TB। और AC क्या होगा, P0 माइनस P2 और AB क्या होगा, P0 माइनस P1। इन मानों को हम यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं तो T2 माइनस TB अपॉन T1 माइनस TB इज इक्वल टू P0 माइनस P2 अपॉन P0 माइनस P1। इस T2 माइनस TB जो विलयन नंबर 2 का क्वथनांक उन्नयन है उसे हम अपनी सुविधा के लिए डेल्टा T2 से प्रदर्शित कर दें और T1 माइनस TB इसे डेल्टा T1 से, इसी प्रकार P0 माइनस P2 जो वाष्प दाब अवनमन है उसे डेल्टा P2 और विलयन नंबर 1 के लिए डेल्टा P1 से प्रदर्शित करें तो समीकरण हमें मिलती है डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1। इसमें P2 को पक्षांतरण करके हम एक साइड में ले जाएं तो डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा P2 ये और डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा P1, यानी विलयन नंबर 2 के लिए क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन का अनुपात वही है जो विलयन नंबर 1 के लिए है। ऐसे ही अगर कोई तीसरा विलयन लेते हैं, चौथा लेते हैं तो उनके लिए मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा P2 या डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा P1 बराबर होंगे, कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं इसे, ये कांस्टेंट होगा। जब कांस्टेंट है तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P होगा। तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P है, जैसे हम समीकरण नंबर 1 से हम प्रदर्शित कर दें तो यहाँ से हमें ये मालूम हो रहा है कि क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। जब वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती है तो और आगे हम स्टडी करते हैं। हमने देखा था
कि तनु विलयनों के लिए वासुदाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N था। यहाँ पर PS विलयन का वासुदाब है और P0 विलायक का वासुदाब है। स्मॉल n विलय के मूल भिन्न विलय के मूलों की संख्या है, कैपिटल N विलायक के मूलों की संख्या है। इस P0 माइनस PS इसे डेल्टा P लिखें तो डेल्टा P अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N है। हम मान लेते हैं कि विलय का अणुभार कैपिटल M है, जिसके G ग्राम को M0 अणुभार वाले विलायक के W0 ग्राम में घोलकर विलयन प्राप्त करते हैं। तब विलय के मूलों की संख्या G अपॉन M, विलायक के मूलों की संख्या W0 अपॉन M0 होगी। इनको हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करें। जब समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, डेल्टा P अपॉन P0 बराबर स्मॉल n, उसका मान कितना है G अपॉन कैपिटल M अपॉन कैपिटल N था, उसकी जगह लिखा W0 अपॉन M0। तो ये मान कितना हुआ, M0 को ऊपर ले गए और कैपिटल M को नीचे ले आए तो कितना मिला हमें कि G M0 अपॉन M W0। इस डेल्टा P को पक्षांतरण करके इधर ले जाए, तब डेल्टा P बराबर W0 G M W0 के बराबर होगा। P0 G M0 M W0 के बराबर होगा। P0 को हम पक्षांतरण करके ले गए थे। इसको समीकरण नंबर 3 द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं। जैसे पूर्व में हमने निर्धारित किया था कि डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB था, तो डेल्टा TB का मान हम आप प्रतिस्थापित करें तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू P0 G M0 अपॉन M W0 होगा। डेल्टा P का मान हमने यहाँ लिखा, और जब इस प्रोपोर्शनल टू साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मान रहे हम स्मॉल k है, प्रतिस्थापित करते हैं तो स्मॉल डेल्टा TB इज इक्वल टू स्मॉल k P0 G M0 अपॉन M W0, तो समीकरण 4 के। ये स्मॉल k समानुपातिक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। यदि ताप का मान स्थिर है तो P0 विलायक का वासुदाब कांस्टेंट होगा, विलायक का अणुभार M0 कांस्टेंट होगा। इन तीनों कांस्टेंटों को अगर हम एक कैपिटल K कांस्टेंट में समाहित कर दें तो समीकरण 4 हमें डेल्टा TB बराबर K, क्योंकि K P0 M0 को एक ही कांस्टेंट में लिख दिया, G अपॉन M W0 समीकरण 5 के अनुरूप प्राप्त होता है। यहाँ जो K कैपिटल K लिखा गया है यह भी एक स्थिरांक है जिसे हम उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इस उन्नयन स्थिरांक की मान और प्रकृति विलायक की प्रकृति के अनुरूप होती है, अर्थात विलायक की प्रकृति पर इसका मान निर्भर करता है। इसे परिभाषित करने के लिए हम ये मान लें कि G अपॉन M, यहाँ देखिए समीकरण 5 में G अपॉन M जो विलय के मूलों की संख्या है उसे 1 मान लें, W0 विलायक का भार है उसे 1 ग्राम मान लें, तो समीकरण 5 में इन्हें प्रतिस्थापित करते हैं तो डेल्टा TB बराबर K हमें मिलेगा। अर्थात इस परिस्थिति में क्वथनांक उन्नयन इस उन्नयन स्थिरांक के बराबर है, और यही इसकी परिभाषा हो जाती है कि जब एक मूल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त विलयन के क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। लेकिन ये विलयन या ऐसा विलयन बनाना सामान्यतः संभव नहीं होता है, क्योंकि 1 ग्राम विलायक में एक मूल विलय हमेशा घुल सकता हो संभव नहीं है। तो जब विलयन नहीं बना पाएंगे
तो ये मान भी सैद्धांतिक रूप से रहता है, इसको हम व्यावहारिक रूप नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हम इसे पुनः परिभाषित करने के लिए मान लेते हैं कि विलायक की मात्रा 1000 ग्राम ली जाए। जब 1000 ग्राम लेंगे तो 1000 ग्राम ही क्यों ले रहे हैं? इस कारण से ले रहे हैं जिससे कि विलयन की सांद्रता को मोललता में अभिव्यक्त किया जा सके। तो इसके लिए हम मान लें कि जब n स्मॉल n G/m बराबर 1 मोल है, W0 बराबर 1000 ग्राम विलायक का भार है, तब इसे घोलेंगे तो फिर समीकरण 5 में देखिए G/m 1 लिखेंगे, W0 हम 1000 लिखेंगे, तो डेल्टा TB का मान जो K/1000 मिलेगा। K/1000 भी कांस्टेंट है, इसको हम दूसरा कांस्टेंट KB के बराबर मान लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो K = 1000 KB हो जाएगा, यानी इस K का मान KB की फॉर्म में हमें मिल गया। इस KB के मान को K के मान को जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो डेल्टा TB बराबर 1000 KB G/m W0 हमें मिल जाता है। जब ये मिला तो इसके लिए देखो परिभाषित करने के लिए कि 1000 × G विलेय का भार अपॉन कैपिटल M विलेय का अणुभार, W0 विलायक का भार, ये राशि क्या होती है? मोललता को अभिव्यक्त करती है। ये राशि मोललता को अभिव्यक्त कर रही है, तो इसको हम मोलल्टी लिख सकते हैं। तो डेल्टा TB = KB × मोलल्टी। अब इसे परिभाषित करने के लिए हम ये देखें कि क्या किया है हमने कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला है। तो यही इसकी परिभाषा होती है कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त विलयन की प्राप्त विलयन का क्वथनांक उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये जो KB है इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और यही इसकी परिभाषा होती है। समीकरण 9 के अनुरूप इसकी दूसरी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक वह स्थिरांक है जिसे विलयन की मोललता से गुणा करने पर क्वथनांक उन्नयन का मान प्राप्त होता है। अब ये आता है कि इस KB का मान हम किस प्रकार निर्धारित करें। KB के मान को निर्धारित करने के लिए वानटॉफ ने एक थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन प्राप्त की थी, जिसके अनुसार KB बराबर m0 R/TB² 1000 डेल्टा H वेपोराइजेशन। यहाँ डेल्टा H वेपोराइजेशन मोलर लेटेंट हीट ऑफ एवोपोरेशन है और इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं KB बराबर R/TB² 1000 LV। LV क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, यानी 1 ग्राम पदार्थ को एवोपरेट करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, और डेल्टा H भी 1 मोल पदार्थ को वाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। डेल्टा TB या जो TB है वो क्या है? TB है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। जब KB का मान हमें इस सूत्र से मालूम हो जाता है, डेल्टा TB का मान यदि हम प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर लें तो इस समीकरण 8 को यदि हम मॉडिफाइड फॉर्म में लिखें तो m बराबर 1000 KB G/डेल्टा TB W0 यानी विलेय के अणुभार को ज्ञात करने के लिए एक हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है। ये अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी हो जाती है और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अब लेंगे आगे।